नमस्कार दोस्तों, शिप्रा की आवाज़ में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी शुरू करते हैं। सीताराम जी कुर्सी पर बैठकर किताब पढ़ रहे थे और पास में ही उनकी पत्नी सरोज जी बुनाई कर रही थी। इतने में उनका पोता कुछ किताबें लेकर आया और बोला, दादाजी आप ये कैसी किताब पढ़ रहे हैं? इसमें तो कोई फ़ोटो भी नहीं है। यह देखिए मेरी कॉमिक्स। अच्छा दिखाओ तो पढ़कर देखिए। अपनी किताब को एक तरफ रखते हुए सीताराम जी ने कहा तो अंश ने उनके हाथ में कॉमिक बुक थमा दी। देखते ही सीताराम जी बोले, यह कैसी पुस्तक पढ़ते हो तुम अंश? कुछ अच्छी पुस्तक पढ़ा करो। इसमें तो सब मारधाड़ है। और यह लाल रंग का अजीब सा आदमी कौन है इसमें? दादाजी यह तो स्पाइडरमैन है, सुपर हीरो। अरे बेटा, कॉमिक्स तो हमारे ज़माने में होती थी। चाचा चौधरी के किस्से जिसमें अच्छी सीख भी मिलती थी और मनोरंजन भी हो जाता था। क्या दादाजी, आपको तो कुछ भी नहीं पता है इंटरटेनमेंट के बारे में? नाराज़गी भरे स्वर में कहते हुए अंश अपने दादाजी के हाथ से अपनी कॉमिक बुक लेकर भाग गया। सीताराम जी बड़ी हैरानी से अंश की तरफ देखते रहे और फिर उदास होकर कुछ सोच विचार में पड़ गए और अपनी पत्नी से बोले, शायद आजकल के ज़माने के हिसाब से हम और हमारी सोच पुरानी हो गई हैं। हमारे आदर्श और विचार इस तथाकथित मॉडर्न ज़माने में पुराने हो चुके हैं। सरोज जी जो अपने पति के भावों को बड़े करीब से जानती थी, उन्हें उदास देखकर बोली, उदास क्यों होते हैं जी? हमारा ज़माना लद चुका है। इस बात को हम जितना जल्दी स्वीकार कर लें उतना ही अच्छा है। दरअसल कुछ महीने पहले तक सीताराम जी अपनी फैक्ट्री चलाते थे और उनका बेटा सुनील उनके साथ ही फैक्ट्री का काम संभालता था। लेकिन एक दिन अचानक उन्हें दिल में दर्द की शिकायत हुई और एकाएक पसीने से तरबतर हो गए। डॉक्टर के पास ले जाया गया तो पता चला कि हार्ट अटैक आया था। डॉक्टर ने सर्जरी करवाने की सलाह दी। सर्जरी के बाद कुछ महीने का आराम करने को कहा गया। सीताराम जी जो पूरी चुस्ती के साथ अपनी फैक्ट्री का काम संभालते थे, एकाएक घर में बैठ गए। कुछ दिनों तक तो सुनील उन्हें फैक्ट्री के खर्चों और कमाई का पूरा हिसाब देता रहा, लेकिन फिर उसने हिसाब देना भी बंद कर दिया। सीताराम जी ने जब अपने बेटे से हिसाब के बारे में पूछा तो इस पर सुनील ने जवाब दिया, पिताजी आजकल डिजिटलाइजेशन का ज़माना है, इसलिए मैंने फैक्ट्री का सारा हिसाब किताब अब कंप्यूटराइज कर दिया है। आप रहने दीजिए, आपको इस बारे में जानकारी नहीं है, मैं सब संभाल रहा हूँ। उस दिन सीताराम जी को लगने लगा था कि इस नए ज़माने में उनके अनुभव की कोई आवश्यकता नहीं है। अभी सीताराम जी सोच विचार में पड़े हुए थे कि उनकी पत्नी ने आवाज़ लगाई, चलिए बहू ने नाश्ता लगा दिया है, खा लीजिए। सीताराम जी डाइनिंग टेबल पर आए तो उन्होंने एक नज़र नाश्ते की प्लेट पर डाली। आज फिर से बहू ने उनके सामने सिर्फ मक्खन लगे ब्रेड रख दिए थे। देखते ही सीताराम जी बोले, यह भी कोई नाश्ता है? बाजार से ब्रेड मंगवाए और मक्खन लगाकर परोस दिए। घर में कुछ अच्छा बना दिया होता। ठीक है, यदि आपको यह चीज़ें नहीं पसंद हैं तो मैं आपके लिए दलिया बनाकर लाती हूँ। सीताराम जी की नाराज़गी को देखकर सरोज जी बोली और रसोई घर में चली गई। अपनी सासू माँ को रसोई घर में दलिया बनाते देखकर उनकी बहू तुरंत आकर बोली, आप यह क्या कर रही हैं? नाश्ता तो मैंने बना दिया है। बहू तुम्हें तो पता है कि तुम्हारे बाबूजी को ब्रेड कुछ खास पसंद नहीं है, इसलिए उनके लिए दलिया बनाने आई थी। माँ जी पहले मुझे बच्चों के लिए और इनके लिए टिफ़िन पैक करने दीजिए, आप यह सारा काम बाद में कर लीजिएगा। और वैसे भी बाबूजी को जाना कहाँ है, वह तो घर में ही बैठे हैं। बहू की यह बातें बाहर बैठे सीताराम जी के दिल में तीर सी चुभी और सरोज जी भी अपना समूह लेकर रसोई घर से बाहर आ गईं। सरोज जी सीताराम जी को गंभीर मुद्रा में देखकर कहने लगी, सुनिए जी,
अब आपकी तबीयत संभल गई है तो क्यों ना आप फिर से फैक्ट्री में जाना शुरू करें। आपकी दिनचर्या भी कुछ व्यस्त हो जाएगी और दिल भी लगा रहेगा। तुम ठीक कहती हो सरोज, कुछ दिनों से मेरे दिमाग में भी यही चल रहा था। अगले दिन सुबह जब बेटा तैयार होकर फैक्ट्री चला गया तो सीताराम जी भी उत्साहित होकर फैक्ट्री जाने के लिए तैयार होने लगे। आज बाबूजी के मन में बहुत उत्सुकता थी उन सब लोगों से मिलने की जिन्होंने उनका इतने वर्षों तक फैक्ट्री के काम में साथ दिया था। वे अपने साथ काम करने वाले नौकरों को नौकर न समझकर अपना साथी समझते थे, जिन्होंने उनके काम को फर्श से लेकर अर्श तक पहुंचाने में उनकी मदद की थी। सीताराम जी का घर दूसरी मंजिल पर था तो सीढ़ियां उतरते उतरते भी उन्हें थकावट होने लगी, लेकिन उनके उत्साह के आगे वह थकावट कुछ भी नहीं थी। जब सीताराम जी फैक्ट्री पहुंचकर अंदर गए तो देखा कि बेटा सुनील उनकी सीट पर बैठा था और उन्हें सामने देखकर चौंक सा गया। बाबूजी आप यहाँ, कहते हुए उसने हैरानी जताई तो सीताराम जी बोले, हाँ बेटा, बहुत दिनों से घर बैठे बैठे बोर हो रहा था तो सोचा फैक्ट्री जाना शुरू किया जाए। सीताराम जी ने इधर उधर देखा कि सारी पुरानी मशीनें बदलकर सुनील ने नई मशीनें लगवा ली थी। इस बात का भी इतना ताज्जुब उन्हें नहीं था जितनी हैरानी इस बात की थी कि उनका रखा हुआ एक भी वर्कर वहाँ पर नहीं था। बेटा, सारे पुराने वर्कर्स कहाँ चले गए? पिताजी, दरअसल बात यह है कि मैंने सारी पुरानी मशीनें बदलवा कर नई मशीनें लगवाई हैं और पुराने वर्कर्स को इन मशीनों को चलाने का ज्ञान नहीं था, इसलिए मैंने पूरा स्टाफ बदल दिया है। सीताराम जी को यह सुनकर धक्का सा लगा। काउंटर पर लगी कुर्सी पर बैठने लगे तो इतने में सुनील ने टोक दिया, पिताजी, यह अकाउंटेंट की जगह है, वह अभी आता ही होगा, आप वेटिंग रूम में जाकर बैठ जाइए। यह सुनकर सीताराम जी का चेहरा फीका पड़ गया। अपने काम पर वापस आने का सारा उत्साह औधे मुंह जमीन पर गिर पड़ा। स्वयं को उपेक्षित महसूस करते हुए वह जाकर वेटिंग रूम में बैठ गए। कुछ देर बाद देखा तो वर्कर्स काम करने के स्थान पर मोबाइल चला रहे थे। इस पर उन्होंने वर्कर्स को डांट लगा दी। उस समय सुनील यह सब कुछ देख रहा था और कुछ भी नहीं बोला, लेकिन जब रात को घर आया तो वह पिताजी पर बरस पड़ा। बाबूजी, आपको फैक्ट्री आने की क्या जरूरत थी? आप बूढ़े हो गए हैं, घर पर ही बैठिए, और यदि घर बैठे बैठे भी बोर हो गए हैं तो तीर्थ यात्रा पर चले जाइए, लेकिन कृपया करके मेरे काम में दखल मत दीजिए। माँ बाबूजी दोनों अपने बेटे के मुंह से यह बातें सुनकर जड़वत रह गए। सरोज जी बोली, बेटा, तेरे बाबूजी तो तेरी मदद करने के लिए ही वहाँ पर गए थे, कोई जरूरत नहीं है मुझे उनकी मदद की, अपना काम कैसे करना है मैं जानता हूँ। कहते हुए सुनील अपने कमरे में चला गया। आंसू से भरी आंखें लिए सरोज जी और सीताराम जी एक दूसरे को देखने लगे। फिर सरोज जी ने सीताराम जी को तसल्ली देते हुए कहा, जाने दीजिए, वैसे भी आज नहीं तो कल फैक्ट्री तो उसे ही संभालनी है ना। अपने पति को तो उन्होंने तसल्ली भरे शब्द कह दिए, लेकिन मन ही मन में ब्लड प्रेशर की मरीज सरोज जी अपने बच्चों द्वारा किए जाने वाले उपेक्षा भरे व्यवहार से चिंतित रहने लगी थी। एक दिन उन्होंने देखा फ्रिज में कोई भी हरी सब्जी नहीं पड़ी थी तो सोचा बाजार से कुछ सब्जियां लेकर आई जाए। दरवाजे से बाहर निकलकर जैसे ही कुछ सीढ़ियां नीचे उतरी तो अचानक चक्कर आने के कारण खुद को संभाल न सकी और सीढ़ियों से लुढ़कते हुए नीचे जा गिरी। करीब 1 घंटे तक भी जब सरोज जी घर पर वापस नहीं आई तो सीताराम जी को चिंता सताने लगी। इतने में फर्स्ट फ्लोर पर रहने वाले मिश्रा जी ने आकर उनको जानकारी दी कि सरोज जी नीचे बेसुध हालत में पड़ी हैं। उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाया गया, लेकिन वहां पहुंचने से पहले ही उन्होंने दम तोड़ दिया। सीताराम जी पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। अपनी पत्नी के जाने का आघात वह बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। उनकी छोटी बहन भानु
और बेटी रीटा ने उन्हें संभाला। लेकिन सरोज जी की 13वीं के बाद सारे रिश्तेदार भी चले गए थे। अपने बच्चों के व्यवहार से तो वह पहले से ही अपने को उपेक्षित महसूस कर रहे थे। जब तक सरोज जी का साथ था तो उन्हें हौसला रहता था। बहू की अपमानजनक बातें और बेटे का रूखापन भी वह बर्दाश्त कर लेते थे। लेकिन अब तो एक एक पल काटना उनके लिए मुश्किल हो रहा था। बेटा, बहू और बच्चे अपनी जिंदगी में मस्त थे, लेकिन सीताराम जी से बात करने वाला कोई भी नहीं था। 2-3 दिनों बाद उनकी बेटी उनका हालचाल जानने आ जाया करती थी तो उनका मन खुश हो जाया करता था। लेकिन उसके जाने के बाद जिंदगी फिर से अंधेरी रात लगने लगती। आज नाश्ते में फिर मक्खन लगे ब्रेड उनके सामने रखे गए थे। वे जानते थे कि ऐसा भोजन उनकी तबीयत के लिए सही नहीं है, लेकिन करते भी क्या। आज उनके कहने पर दलिया या पोहा बना देने वाली सरोज जी भी उनके पास नहीं थी, इसलिए वह ब्रेड भी उन्होंने चुपचाप करके खा लिया। नाश्ता करके अंदर जाने लगे तो अचानक डोरबेल बजी। सीताराम जी ने दरवाजा खोला। अरे बुआ जी, आप यहाँ? बुआ जी के हाथ में बैग देखकर सुनील और उसकी पत्नी हैरान हो गए। हाँ बेटा, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी तो मैंने ही कुछ दिनों के लिए भानु को यहाँ पर रहने के लिए बुलाया था। लेकिन बाबूजी, बुआ जी को तकलीफ देने की क्या जरूरत थी? मेरा मतलब है, आखिर उनका भी तो परिवार है, बहू कहने लगी। तो इतने में उसकी बात काटते हुए बुआ जी बोली, अरे नहीं बहू, इसमें तकलीफ किस बात की? अपनों के लिए भी थोड़ा समय निकालना चाहिए। हालात से परेशान सीताराम जी के चेहरे पर अपनी बहन के आते ही मुस्कुराहट आ गई। अब उन्हें अकेलेपन का एहसास नहीं हो रहा था। भानु जी अपने भाई को सुपाच्य और पौष्टिक खाना बनाकर देने लगी। उनके फल और दवाइयों के समय का भी वह पूरा ध्यान रखती थी और कभी कभी बेटी भी आ जाया करती थी तो सीताराम जी की तो जैसे दुनिया ही रोशन हो जाती थी। वे अपने पत्नी के जाने का गम भूलते जा रहे थे। लेकिन तेज मिजाज बहू को बुआ सास का अपने घर पर रहना नहीं सुहाता था। उनकी उपस्थिति उसके आंखों में खटकने लगी थी। देखिए जी, मैं जानती हूँ कि माँ के जाने के बाद बाबूजी थोड़े अकेले हो गए हैं, लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं है कि आए दिन घर पर मेला लगाकर रखेंगे। हर 2-4 दिन बाद बेटी को बुला लेते हैं। और बुआ जी, जो आए दिन मुझ पर रौब झाड़ती रहती हैं, उन्हें तो मेरे सिर पर ही बैठा कर रख दिया है। ऐसा कब तक चलेगा? अपनी पत्नी की बातें सुनकर सुनील भड़क उठा। अगले दिन सुबह जब बुआ जी मंदिर गई थी तो सुनील अपने पिता के पास आकर बोला, बाबूजी, बुआ जी वापस घर कब जाएंगी? क्या मतलब? तुम्हें कोई तकलीफ है अपनी बुआ के यहाँ रहने से? तकलीफ तो है बाबूजी, आए दिन आपकी बहू पर रौब जमा कर रखती हैं बुआ जी। और फिर कितनी महंगाई का जमाना है, एक एक सदस्य से भी बजट में फर्क पड़ता है। हम कब तक उनकी जिम्मेदारी उठाएंगे? बेटा, जिम्मेदारी तो वह मेरी उठा रही हैं। उसके आने से मुझे बहुत सहूलियत हो गई है। मेरे सारे काम झट से कर देती हैं और अपने दिल का हाल भी उनसे बांट लेता हूँ। वह तो मैंने ही उन्हें कुछ दिन यहाँ रुकने को कहा था, क्योंकि अपने घर में उसकी कोई खास जिम्मेदारियां भी नहीं थी। बाबूजी, आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे आपकी बहू को तो कोई जिम्मेदारी उठानी ही नहीं होती है। काम तो बुआ जी के आने से पहले भी हो रहे थे ना। और जहाँ तक रही अकेलेपन की बात, तो आए दिन तो आप रीटा को यहाँ घर पर बुलाए रहते हैं। सुनील गुस्से में चिल्लाया। उसकी बातों ने सीताराम जी को अंदर तक जख्मी कर दिया था। वे चाहकर भी इसके आगे कुछ न बोल सके। लेकिन एक बात अब वे समझ गए थे कि उनके बेटा बहू अब उनकी बहन को घर में शांति से नहीं रहने देंगे। आए दिन बहू कोई न कोई झगड़ा करके उन्हें निकालने की कोशिश करेगी और अपनी बहन को अपमानित होते हुए वे नहीं देख पाएंगे। अगले दिन उन्होंने अपने दिल पर पत्थर रखकर अपनी बहन को वापस घर भेज दिया। अवसाद से ग्रसित सीताराम जी वापस अपने कमरे में आकर अपनी पत्नी की तस्वीर के आगे आकर बैठ गए। सरोज, तुम्हारे जाने का आघात मैं अपनी बहन के सहारे ही तो सहन कर पाया था। वह रहती थी तो अकेलेपन का भी एहसास नहीं काटता था मुझे। उसका यहाँ रहना भी
बर्दाश्त नहीं हुआ तुम्हारे बेटे बहू को। क्या मैं अपनी बहन या बेटी को अपनी मर्जी से अपने घर पर नहीं बुला सकता? आंसू बहाते हुए भर्राए गले से सीताराम जी बोले। बहन के जाने के बाद सीताराम जी के दिल में फिर से उदासी आ गई। वे अनमने से रहने लगी। जब तक उनकी बहन भानु उनके घर पर रही, उन्हें हल्का फुल्का भोजन बनाकर दे देती, लेकिन बहन के जाने के बाद बहू ने फिर से नाश्ते में ब्रेड टोस्ट बनाना शुरू कर दिया। इस कारण सीताराम जी का पेट कुछ खराब रहने लगा। एक दिन जब तबीयत थोड़ी ज़्यादा बिगड़ने लगी तो सीताराम जी ने अपनी बहू को खिचड़ी बनाने के लिए कहा। बहू ने अनमने मन से बनाने के लिए हाँ तो कह दी, लेकिन काफ़ी देर तक इंतजार करने के बाद भी सीताराम जी को खिचड़ी न मिली। दोबारा याद दिलाने पर बहू तेज स्वर में उन पर भड़कते हुए बोली, बाबूजी, एक तो सारा दिन मेरा काम नहीं खत्म होता, ऊपर से आप नई नई फरमाइशें। इतना तो आपको भी सोचना चाहिए कि मैं अकेली आखिर क्या क्या करूंगी। इतनी बातें सुनाते हुए बहू रसोई घर में खिचड़ी बनाने चली गई। बेचारे सीताराम जी अपराध बोध से ग्रसित होकर अपने कमरे में लौट आए। कुछ देर बाद उन्हें खिचड़ी तो मिल गई, लेकिन अब यह खिचड़ी उन्हें किसी जहर से कम नहीं लग रही थी। सोचने लगे कि शायद जहर खाना इस खिचड़ी को खाने से ज्यादा आसान था। यह तमाशा अब रोज का काम बन चुका था, लेकिन शिकायत करते भी तो किससे? इस घर में अब उनका सुख दुख बांटने वाला था भी कोई नहीं। जब उनका बेटा ही उन्हें समझने को तैयार नहीं था तो किसी और से क्या गिला करते? सोचने लगे कि क्या यही दिन देखने के लिए बेटा मांगा था भगवान से? न जाने कितनी मन्नतें मांगी थी। सोचा था कि बेटा बड़ा होकर बुढ़ापे में हमारी सेवा करेगा। कितना बड़ा भ्रम पाला था मैंने। देख रही हो सरोज, हमारे प्यार और त्याग की यह कीमत लगाई है हमारे बेटे ने। कहते हुए सीताराम जी भरी आंखों से अपनी पत्नी की तस्वीर को निहारने लगे। यह सब बातें सोचते सोचते उनका उस घर में दम घुटने लगा था, तो बाहर की ताजी हवा खाने के इरादे से थोड़ी देर के लिए पार्क की तरफ चल दिए। पार्क में पहुंचकर उनकी अपने पुराने मित्र राम प्रसाद से मुलाकात हुई। इतने समय बाद अपने मित्र से मिलकर सीताराम जी के चेहरे पर प्रसन्नता आ गई। दोनों मित्र मिलकर अपने बचपन की पुरानी यादें ताजा करने लगे। बातों बातों में सीताराम जी अपने घर की परेशानियों को भी भूल गए थे, लेकिन जब मित्र ने सीताराम जी से परिवार की कुशलता के बारे में पूछा तो सीताराम जी का चेहरा मुरझा गया और आंसुओं का पैमाना झलक पड़ा। इतने दिनों बाद किसी से अपनापन पाकर सीताराम जी ने अपने दिल का गुबार अपने मित्र के आगे खाली कर दिया। कैसे दिन रात मेहनत करके उन्होंने कारखाना खड़ा किया था, खून पसीने की कमाई से मशीनें खरीदी थी, कितने रातों की नींद हराम की थी, तब जाकर फैक्ट्री के लिए बिल्डिंग तैयार हुई थी। और आज अपनी ही फैक्ट्री में उन्हें जानने की इजाजत नहीं थी। जिस बेटे को पाल पोस कर बड़ा किया था, पढ़ा लिखा कर अपने पैरों पर खड़ा किया, आज वही बेटा उन्हें बोझ समझ रहा है। राम प्रसाद जी व्यवहारिक बुद्धि के स्वामी थे। सीताराम जी के दर्द और पीड़ा का आलम देखते हुए उन्होंने कहा, सीताराम, यह वक्त कमजोर पड़ने का नहीं है, बल्कि हिम्मत दिखाने का है। डर के बैठने का नहीं है, बल्कि शेर की दहाड़ दिखाने का वक्त है। आगे तुम खुद समझदार हो। मित्र के शब्दों ने उनके हारे हुए दिल में नई हिम्मत का संचार किया। घर आते वक्त उनके मन में घबराहट कोसों दूर चली गई थी। पार्क से सैर करके घर लौटे तो थोड़ी ही देर में उनकी बेटी रीटा भी घर पर आ गई। आओ बेटी, कितने दिनों से तुमसे मिलने का बहुत दिल कर रहा था। अच्छा किया जो आज आ गई। सीताराम जी ने बहू को कुछ चाय नाश्ता लाने को बोला। जब बहू चाय के साथ ब्रेड पर मक्खन लगाकर ले आई, नाश्ते की प्लेट में ब्रेड देखकर रीटा बोली, बाबूजी, आप यह ब्रेड वगैरह मत खाया कीजिए। भाभी, बाबूजी के लिए कुछ हल्का फुल्का भोजन बना दिया करो, जिससे पचाने में आसानी हो। इतनी बात सुनने की देर थी कि बहू तो जैसे उबल पड़ी और बोली, एक तो माँ जी के जाने के बाद आए दिन घर में किसी न किसी का आना जाना लगा रहता है, और अब मैं इनकी भी चाकरी करती फिरूं। आप लोग क्या चाहते हैं कि सारा दिन मैं रसोई घर में ही खड़ी रहूं? अगर इतनी ही चिंता हो रही है अपने बाबूजी की,
तो इन्हें अपने घर क्यों नहीं ले जाती हो? बहू की जली कटी बातें सुनकर सीताराम जी हैरान ही रह गए। आज उन्होंने चुप रहना उचित नहीं समझा। बस बहुत हुआ बहू। सहसा सीताराम जी के मुंह से यह 3 शब्द निकले और उन्होंने मन ही मन में कुछ ठान लिया। बहू, तुम शायद भूल रही हो कि यह घर मेरा है और मेरे ही घर से मुझे निकालने वाली तुम कौन होती हो? क्या मतलब है आपका? बहू गुस्से में चिल्लाने लगी तो बाबूजी बोले, बहू, अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई है और इस घर में कोई भी इतना बड़ा नहीं हुआ है कि मेरी बात काट सके। यह बातें चल ही रही थी कि सुनील घर पर आ गया और बाबूजी को जोरदार आवाज में रौब से बोलता हुआ देखकर चिल्लाने लगा, बाबूजी, यह क्या तमाशा लगा रखा है आपने? बेटे की जोरदार आवाज सुनकर आज बाबूजी कमजोर पड़ने वाले नहीं थे। उसकी आंखों में आंखें मिलाते हुए बोले, यह बात तो मुझे तुम लोगों से पूछनी चाहिए बेटा। अपने ही खून पसीने की कमाई से खड़ी की गई फैक्ट्री में मुझे जाने की इजाजत नहीं है। एक दिन के लिए अपनी फैक्ट्री में गया तो मुझे तीर्थ यात्रा पर जाने की सलाह दे डाली तुमने। पाई पाई इकट्ठी करके जिस घर को खरीदा उसी घर में मुझे बोझ समझा जा रहा है। सुबह की चाय के लिए भी घंटों इंतजार करना पड़ता है। 2 वक्त की रोटी के लिए तरसा कर रख दिया है तुम लोगों ने मुझे। तुम्हारी माँ के जाने के बाद अकेलापन काटने लगा तो तुम्हारी बुआ जी को बुला लिया था कुछ दिनों के लिए। तुम लोगों से वह भी बर्दाश्त नहीं हुआ और आज रीटा आई है तो बहू ने उससे जली कटी सुना दी। एक बात कान खोलकर सुन लो बहू, जिस घर से तुम मुझे निकलने को कह रही हो ना, वह घर आज भी मेरे नाम है और यदि इस घर से कोई जाएगा तो तुम लोग। और बेटा, जिस फैक्ट्री पर आज तुम अधिकार जमा कर बैठे हो उस फैक्ट्री का मालिक आज भी मैं ही हूँ। मैं चाहूँ तो उसे बेच भी सकता हूँ और आज भी इतनी हिम्मत है मुझ में कि मैं फैक्ट्री फिर से संभाल सकूँ। बेटा, मैं बूढ़ा जरूर हुआ हूँ लेकिन आत्म स्वाभिमान अभी भी जिंदा है मुझ में। मैं कल से अपनी फैक्ट्री में जाकर अपना काम संभालने वाला हूँ और यदि किसी को मेरी मदद करनी है तो वह फैक्ट्री में आ सकता है। आज बेटा और बहू बाबूजी का यह रूप देखकर अवाक रह गए। इतने रौब से तो बाबूजी ने आज तक कभी किसी से बात नहीं की थी, लेकिन आज केवल बाबूजी बोल रहे थे और बाकी सब लोग सिर नीचा किए सुने जा रहे थे। अगले दिन सुबह बेटे और बहू के व्यवहार में जमीन आसमान का अंतर था। आज बाबूजी को नाश्ते में दलिया खाने को मिला और सुनील बाबूजी को फैक्ट्री में ले जाने के लिए तैयार होकर खड़ा था। आज सीताराम जी फैक्ट्री में अपनी पुरानी सीट पर बैठे थे, न कि वेटिंग रूम में। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिए और इस तरह की कहानियाँ सुनने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।